Hello and welcome again to this particular session. So far we have done till up to insurance contract, which was the last point which I discussed, and now we shall move over to share-based payment transactions. तो मैं बता रहा था इवन लास्ट सेशन में कि जब शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है नीडलेस टू ऐड वो इंड एस 102 के हिसाब से रिकॉर्ड करी जाएंगी, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। और हमने इंड एस 102 को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पर कवर करा हुआ है। फिर आगे कहते हैं कि F88 888 लिमिटेड नाम की कोई एंटिटी है, फर्स्ट टाइम एडॉप्टर है इंडेस की, उसकी डेट ऑफ ट्रांजिशन 1421 को है। इट हैज गिवन 200 स्टॉक ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉइज। आउट ऑफ दीज 75 ऑप्शंस हैव बीन वेस्टेड ऑन 30th ऑफ नवंबर 2020। वो कहते हैं 200 ऑप्शंस में से पहले तो समझना क्या है कि जो एंटिटी की डेट ऑफ ट्रांजिशन है वो 14/2021 है। 14/2021 इज द डेट ऑफ ट्रांजिशन। और वो कहता है कि इस एंटिटी के 200 स्टॉक ऑप्शंस हैं। इस एंटिटी ने अपने एम्प्लॉयज को 200 स्टॉक ऑप्शंस देने का वादा करा हुआ है, करेक्ट। अब वो कहते हैं इन 200 ऑप्शंस में से 75 ऑप्शंस तो वेस्ट हो जाएंगे, यानी कि एम्प्लॉयज का अधिकार बन जाएगा एक्सरसाइज करने का। 75 ऑप्शंस जो वेस्ट होंगे दिया गया है 30th नवंबर 2020 को, यानी कि 200 में से 75 ऑप्शंस जो हैं वो इस डेट से पहले वेस्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है 125 ऑप्शंस जो हैं वो इस डेट के बाद वेस्ट होंगे। तो इन डेज क्या कहते हैं कि अगर ऑप्शन डेट ऑफ ट्रांजिशन से पहले वेस्ट हो रहे हैं तो एक तो एंटिटी के पास ये चॉइस है कि वो इन डेज को अप्लाई ना करे, जैसे वो नॉर्मल अकाउंटिंग कर रही थी उसी अकाउंटिंग के हिसाब से अकाउंटिंग करे। दूसरा, कंपनी के पास ये भी ऑप्शन है, अगर ऑप्शन वेस्ट होंगे डेट ऑफ ट्रांजिशन से पहले, डेट ऑफ ट्रांजिशन से पहले, तो एंटिटी इन डेज को अप्लाई कर सकती है, या फिर एंटिटी चाहे तो डिसाइड कर सकती है कि हम इन डेज को अप्लाई करेंगे। एक तो है कि हम इन डेज को अप्लाई नहीं करेंगे, और एक है हम इन डेज को अप्लाई करेंगे। अगर एंटिटी डिसाइड करती है कि हम इन डेज अप्लाई करेंगे, तो ये चॉइस कंपनी तभी एक्सरसाइज कर सकती है अगर कंपनी ने अपनी फेयर वैल्यू को पब्लिकली पब्लिसाइज करा हुआ है। अगर कंपनी ने फेयर वैल्यू के बारे में पब्लिक को पहले से नहीं बताया हुआ है कि हम इन ऑप्शंस को किस फेयर वैल्यू पर इश्यू करेंगे, अगर ये पहले से नहीं बताया हुआ है तो फिर इस ऑप्शन को हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन 125 ऑप्शंस डेट ऑफ ट्रांजिशन के बाद वेस्ट होंगे, इस पे केवल इंड एएस ही अप्लाई होगा, करेक्ट। इसमें ये पॉइंट है जो मुझे बताना था। तो मैंने आंसर वैसे लिखा है, फॉर 75 ऑप्शंस वेस्टेड बिफोर डेट ऑफ ट्रांजिशन एंटिटी कैन इलेक्ट टू नॉट अप्लाई इंड एएस 102, या फिर टू इलेक्ट and apply Ind AS 102 provided entity has disclosed publicly the fair value of those equity instruments, correct। लेकिन however options not yet vested, यानी कि डेट ऑफ ट्रांजिशन तक जो ऑप्शन वेस्ट नहीं हुए हैं, यानी कि उसके बाद जो वेस्ट होंगे, will be treated as per Ind AS 102। ये तो है शीट नंबर 9। 103, सॉरी, केस स्टडी 13 है और ये शीट नंबर 10 है। इसमें कोई होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडियरी कंपनी है। अब वो कह रहा है ये जो होल्डिंग या पेरेंट है इज रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट इंडेस फ्रॉम 1421। 1421 के बाद होल्डिंग ने डिसाइड करा या होल्डिंग इंडेस के दायरे में आ रही होगी, तो इसलिए अब जरूरत है इनको इंडेस अडॉप्ट करने की। अब होल्डिंग कंपनी क्या चाहती है, ऑप्शनल एग्जेम्पशन यूज करना चाहती है, जिसके तहत वो चाहे तो अपनी सब्सिडियरी कंपनी की, क्योंकि कुछ लास्ट सेशन में हमने देखा था ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब फर्स्ट टाइम इंड एएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बनाएंगे तो हम अपनी सब्सिडियरी कंपनी की पुरानी वैल्यू को या कैरिंग वैल्यू को कंसोलिडेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन F2 वांट्स टू यूज द फेयर वैल्यू टू बी यूज्ड, लेकिन F2 जो है वो फेयर वैल्यू को यूज करना चाहती है। देखो, जहां तक इंडियस 101 का सवाल है, इंडियस कहता है ग्रुप के अंदर जो पेरेंट या सब्सिडरीज हैं या ग्रुप के अंदर जितनी भी एंटिटीज हैं, जब वो अपनी सेपरेट अकाउंटिंग करेंगी तो वो डिफरेंट बेसिस को इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन कंसोलिडेशन पर्पस के लिए उसमें अलग अलग वैल्यू यूज नहीं हो सकती, उनको सेम वैल्यू यूज करनी पड़ेंगी। टेक्निकली पेरेंट जो चाहेगी फिर वही होगा। केस स्टडी 14 में कहता है कि R77 नाम से कोई कंपनी है और वो एक ऑप्शन यूज कर रही है कैरिंग वैल्यू का डीम्ड कॉस्ट के रूप में फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजिशन।
तो जैसा कि मैं अब इस पॉइंट के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जो पुरानी कैरिंग वैल्यू है उसी को हम इन डेज अकाउंटिंग करते वक्त ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसी को नई फेयर वैल्यू या डीम्ड कॉस्ट माना जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कैरिंग वैल्यू से आपका क्या मतलब है? कैरिंग वैल्यू का मतलब जो हमने बुक्स में वैल्यू लिखी हुई है। इसी तरह से केस स्टडी 15 से रिलेटेड, केस स्टडी 15 भी इसी तरीके से रिलेटेड है। सब मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं कि के वाई 10 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, वांट्स टू एलोकेट द कॉस्ट एज पर द प्रीवियस गैप टू ए कंपोनेंट बेस्ड ऑन इट्स फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। देखो बहुत सी एंटिटी कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग यूज करती हैं। कंपोनेंट बेस्ड का मतलब है जैसे कोई एयरक्राफ्ट है, उसको हम दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, इंजन में और बॉडी में। जाहिर है कि इंजन की जो लाइफ होती है बॉडी की अपेक्षा कम होती है, तो इसलिए हम कंपोनेंट अकाउंटिंग यूज कर सकते हैं, यानी कि एक ही एसेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक तरीके से हम सेपरेट एसेट ट्रीट कर रहे हैं या उनकी सेपरेट कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं। अब एंटिटी क्या चाहती है कि ये जो कंपोनेंट है, मान लेते हैं कोई एक कंपोनेंट है, उसकी हमने जो कॉस्ट पहले लिखी हुई है उसी कॉस्ट पर मैं उसको आगे लाना चाहता हूं, तो मैं ला सकता हूं। ये अब कई बार मैंने कहा, ये बातचीत हो चुकी है, आपने प्रीवियस गैप के मुताबिक जो कॉस्ट रखी हुई है उसी कॉस्ट को आप आगे लेकर के आ सकते हो। करेक्ट। और ये जो कॉस्ट है आपकी डीम्ड कॉस्ट या फेयर वैल्यू मानी जाएगी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की। यस, एंटिटी कैन एलोकेट द कॉस्ट ऑन इट्स फेयर वैल्यू यूजिंग प्रीवियस गैप। तो फेयर वैल्यू के रूप में इस कॉस्ट को आगे लाया जा सकता है। केस स्टडी 16 में कहते हैं एंटिटी 7 PM लिमिटेड वांट्स टू नो वेदर रीवैल्यूएशन अंडर प्रीवियस गैप कैन बी कंसीडर्ड एज डीम्ड कॉस्ट। यस, जैसे इससे पहले प्रीवियस गैप में आपकी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट 5 लाख की थी और कोई रीवैल्यूएशन आपने करा था, तो उसकी अब जो बुक वैल्यू है वो निश्चित रूप से 7 लाख है। इसी को आप जब इंड एस के तहत अपनी अकाउंटिंग करोगे तो इस कॉस्ट को आप कंसीडर कर सकते हो एज फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। फिर यहाँ पर क्यूमुलेटिव फॉरेन करेंसी डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है। क्यूमुलेटिव फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंसेस का क्या मतलब है? इसके लिए आपको थोड़ा सा एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 11 में याद होना चाहिए। जब आप ट्रांसलेशन करते थे अपने फॉरेन ब्रांचेस का, जो इंटीग्रल ब्रांचेस होती थी उसके अंदर जो आपका डिफरेंस होता था, ट्रांसलेशन करने के बाद आप उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में ले जाते थे। जो आपकी नॉन इंटीग्रल ब्रांचेस होती थी उसका जो ट्रांसलेशन का डिफरेंस होता था उसको आप फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ले जाते थे और फिर धीरे धीरे उसको आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L में ले जाते थे। समझ में आया? लेकिन जो डिफरेंस आता था पहले आप उसको फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में एक्यूमुलेट करते थे और फिर वहां से धीरे धीरे आप उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में ले जाते थे। ये बात मैंने क्यों कही? मान लेते हैं कोई एंटिटी है, पहले इस बात जो मैंने बात कही उसी को अब मैं थोड़ा अभी आगे बढ़ा रहा हूँ। 1/4/2021 को किसी एंटिटी ने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी $1 लाख की, लेकिन इस मशीनरी को खरीदने के लिए इस एंटिटी ने कोई लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम लोन के रूप में, देखो लोन जो है लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम है। करेक्ट, लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम है लोन, और लोन लेकर के हमने $1 लाख का लोन लेकर के प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। इस दिन एक्सचेंज रेट $1 = 50 है और एक्सचेंज रेट अंत में $1 = 60 है। नॉर्मली जब आप प्लांट एंड मशीनरी को रिकॉर्डिंग करते थे, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी फॉरेन करेंसी में खरीदी है, जिस तारीख को खरीदी है 1/4/2021 को, उस दिन जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उसी के हिसाब से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। उस दिन $1 लाख is equal to rupee sorry $1 is equal to rupees 50, तो $1 लाख इंटू 50 विल बी इक्वल टू 50 लाख। इसका मतलब आप 50 लाख पे प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड करेंगे। आपकी एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लायबिलिटी अकाउंट या फॉरेन क्रेडिटर्स अकाउंट। करेक्ट। अब जब आप ईयर के एंड में जाएंगे तो आपके पास दो चॉइस है। ये चॉइस तभी हो सकती है अगर आपने कोई नॉन डेप्रिशिएबल या डेप्रिशिएबल नेचर का एसेट खरीदा हो। करेक्ट, लॉन्ग टर्म मॉनिटरी करेंसी आइटम के थ्रू। अगर आपने कोई डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा है लॉन्ग टर्म लोन लेकर के, सिंपल वर्ड्स में थ्रू बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम्स, जो कि बेसिकली उसका मतलब है लोन लेकर के। अगर आपने कोई डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा है लॉन्ग टर्म मॉनिटरी करेंसी के आइटम के थ्रू, तो आपके पास दो चॉइस हैं ईयर के एंड में। एक तो चॉइस ये है कि जो आपको मालूम है ना, जब आप ट्रांसलेट करते थे तो केवल मॉनेटरी आइटम्स की वैल्यू में जो चेंज आता था, नॉन मॉनेटरी आइटम नहीं, नॉन मॉनेटरी आइटम की वैल्यू में जो चेंज आता था,
उसी को आप रिकॉर्ड करते थे। जैसे ये दो आइटम प्लांट एंड मशीनरी और फॉरेन फॉरेन क्रेडिटर्स हैं। प्लांट एंड मशीनरी मॉनेटरी आइटम तो नहीं है, तो प्लांट एंड मशीनरी को आप चेंज नहीं करेंगे, इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रहने देंगे, यानी कि 50 लाख पर जो आपने वैल्यू लिखी है, अंत में भी 50 लाख ही प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लिखी जाएगी। लेकिन क्रेडिटर, डेटर, बिल्स पेबल वगैरह ये आइटम जो होते हैं, ये मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। अब मॉनेटरी आइटम्स की वैल्यू में जो चेंज आएगा एक्सचेंज रेट की वजह से, तो वो चेंज आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते थे। करते थे या नहीं करते थे? बिल्कुल ऐसा करते थे। अब हमें मालूम है कि ईयर के अंत में $1 इज इक्वल टू 60। इसका मतलब $1 लाख इंटू 60, ईयर के एंड में मेरी लायबिलिटी 60 लाख पर पहुंच गई 50 लाख से, तो मुझे 10 लाख का नुकसान हो गया। इस नुकसान को मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट करूंगा और अपनी लायबिलिटी को 10 लाख से बढ़ा दूंगा, तो मेरी लायबिलिटी 60 लाख की ईयर के एंड में नजर आएगी। लेकिन अगर मैंने कोई डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा है बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म मॉनिटरी लोन्स, तो उस केस में मैं पैराग्राफ 46A को अडॉप्ट कर सकता हूँ। AS11 में एक पैराग्राफ 46A था, कई बच्चे उसको नेग्लेक्ट करते थे, पढ़ते नहीं थे, लेकिन उसका मतलब क्या है कि मैं चाहूं तो मेरे पास एक ऑप्शन है, इस एंटिटी के पास एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन तभी है अगर आपने कोई डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा हो बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम्स। तो अगर आपने कोई एसेट लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम्स के थ्रू खरीदा है, तो ईयर के एंड में आपके पास एक तो चॉइस ये है कि आप प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को मत छेड़ो और जो लॉस हुआ है उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट कर दो, या फिर आप चाहो तो ये जो लॉस हुआ है उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट करने की बजाय प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि बजाय ये एंट्री के आप ये एंट्री लिख सकते हो। तो ये एंटिटी की मर्जी थी कि वो पैराग्राफ 46A को एडॉप्ट करे या ना करे। अब मैंने इस पॉइंट को मैं क्यों लाया? इस पॉइंट को मैं इसलिए लेकर के आया, अगर आपने अपनी पुरानी अकाउंटिंग इन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड से करी है, करेक्ट, और अब आप इंड एस की तरफ आ रहे हैं, तो आप चाहो तो अपनी आपने जो भी पॉलिसी अपनाई हुई है, आप इस तरह की ट्रांजेक्शन के लिए उसी पॉलिसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ए फर्स्ट टाइम एडॉप्टर may continue the policy adopted for exchange differences arising from long term monetary item as previous gaps। आप उसी पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कोई एंटिटी है, उस उसने एक लॉन्ग टर्म मॉनेटरी लोन लिया हुआ है किसी एसेट वेसेट को खरीदने के लिए, मान लेते हैं, और 216 मिलियन का हमने ये खरीदा है। और ये जो 216 मिलियन रुपीस हैं, इसके लिए हमने $10 10 मिलियन लोन लिया है, एक्सचेंज रेट 21.60 के हिसाब से। हम मान लेते हैं कि यही रेट ईयर के एंड में भी है, तो इसका मतलब है कि कोई एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आएगा। खास तौर से अगर मैं पैरा 46A को अप्लाई नहीं करूंगा, मान लेते हैं इस एंटिटी ने पैराग्राफ 46A को अप्लाई नहीं करा, बिकॉज एक्सचेंज रेट में मैंने चेंज नहीं करा है, तो इसका मतलब एक्सचेंज डिफरेंस नहीं है, करेक्ट। अब 31/3/2016 के खत्म होने के बाद अगला साल स्टार्ट हुआ 1/4/2016। अब मान लेते हैं इस साल कंपनी इंड एस अपना रही है। अब ये कंपनी ने इस साल से डिसाइड करा कि हम इंड एस फॉलो करेंगे। अब कंपनी ने ये डिसाइड करा कि इस साल से हम इंड एस फॉलो करेंगे, लेकिन अब कंपनी क्या चाहती है कि हम पैराग्राफ 46A को अपनाएंगे। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते। इससे पहले तक आप इंड एस फॉलो नहीं कर रहे थे, तो आपके पास एक चॉइस थी, आप पैरा 46A अडॉप्ट करें या ना करें। लेकिन अगर आपने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि हम उसको नहीं करेंगे, तो अब इंड एस अपनाने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हम उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो अब आपके पास ये छूट नहीं है। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने पहले अपनाई हुई थी, वही पॉलिसी आपको कायम रखनी होगी। A first time adopter may continue the policy adopted for accounting in respect of long term monetary items. However, entity cannot avail exemption options under para 46 46A if it had not opted for the same earlier। अगर इसने earlier कोई इस बारे में छूट नहीं ली थी, तो अब वो उस ऑप्शंस का फायदा नहीं ले सकती। केस स्टडी 18 में कहता है F777 लिमिटेड नाम की कोई एंटिटी है, डेट ऑफ ट्रांजिशन उसकी 1/4/2015 है, फर्स्ट टाइम एडॉप्टर है इंड एस की। अब वो कहता है 1/4/2020 को या 2010 को इट ऑब्टेन्ड ए 7 ईयर $1 लाख लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इस एंटिटी ने $1 लाख का लोन लिया, करेक्ट,
और किस पर्पस के लिए लिया? एक नॉन डेप्रिशिएबल आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदने के लिए लिया। इट इज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर 46A, लेकिन ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रही थी, तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन एंटिटी कंटिन्यू करना चाहती है, तो क्या ये कर सकती है? कर सकती है। अगर आप पहले से ही कर रहे हो तो तब आपको इजाजत है कि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है आप उसी को कंटिन्यू रख सकते हो। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है, जब आप इंड एएस के थ्रू अपनी अकाउंटिंग करेंगे, खास तौर से जब आप डेट ऑफ ट्रांजिशन को, तो डेट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब है आपने पुरानी अकाउंटिंग प्रीवियस गैप से करी हुई है, अब आप इंड एएस पर आ रहे हो, तो उस केस में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है अपनी सब्सिडियरी में, जॉइंट वेंचर में या एसोसिएट में, तो उसको आप कॉस्ट पर मेजर कर सकते हो एज पर इंड एस 27 के हिसाब से, या फिर आप उसको डीम्ड कॉस्ट पर मेजर कर सकते हो। बात समझ में आई? या तो आप इंड एस 27 के हिसाब से मेजर कर सकते हो, और या फिर डीम्ड कॉस्ट के रूप में उसको ले सकते हो, यानी कि जो कॉस्ट आपने लिखी हुई थी उसी कॉस्ट पर आगे लेकर के आओगे, और उसी कॉस्ट का मतलब है जो प्रीवियस कैरिंग अमाउंट है आपकी इन्वेस्टमेंट का, वही आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी और वही आपकी फेयर वैल्यू मान ली जाएगी। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इंड एस 109, 107 और 32 को बहुत डीपली करा है। इस पे मैंने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तकरीबन तकरीबन 9 या 10 क्वेश्चन कराए हैं। मैंने आपको बताया भी हुआ है, जब कोई एंटिटी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करती है जिसमें डेब्ट और इक्विटी के एलिमेंट हैं, अब आपने जो पुराने स्टैंडर्ड्स थे उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी, उसमें डिवेंचर डिवेंचर ही रहते थे या लायबिलिटी लायबिलिटी ही रहती थी। लेकिन अब हमें मालूम है कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जिसके अंदर डेब्ट के एलिमेंट भी हों और इक्विटी के एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो इंड एस 32 के मुताबिक आपको अपनी क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। डीकमिशनिंग लायबिलिटी। डीकमिशनिंग का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे मैंने कोई किराए पे जमीन ली और मैंने वहां एक प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करी, तो लैंड ओनर ने मेरे को कहा, भाई ये ठीक है, तो मैं ये जमीन आपको दे रहा हूँ, आपने यहाँ प्लांट एंड मशीनरी भी लगा दी है, बड़ी हैवी प्लांट एंड मशीनरी लगा दी है, लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे तो जो ये पोजीशन थी यहाँ की पहले की, उसी तरीके से इस पोजीशन को आपको रखना होगा। डीकमीशन का मतलब होता है हटाना। जब मैं प्लांट इंस्टॉल कर रहा हूं तो मैं कहूंगा मैंने प्लांट को कमीशन करा, जब मैं प्लांट को हटाऊंगा तो मैं बोलूंगा मैंने डीकमीशन करा। आपको यह भी याद होगा कि जो इससे पहले आपने एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 कराया है, जिसका कि ताल्लुक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से था, मैं एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी डीकमीशनिंग लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब था जिस दिन मैं प्लांट खरीदता हूं उस दिन मैं विजुअलाइज करूंगा कि जब मैं इस प्लांट को हटाऊंगा तो उसका खर्चा क्या आएगा, और उस खर्चे को भी मैं प्लांट की कॉस्ट का हिस्सा मानता था। करेक्ट? तो डेट ऑफ ट्रांजिशन से पहले जो चेंजेस आएंगे, करेक्ट, उसका हमें कोई ट्रीटमेंट तब नहीं करना है जब हम इंड एएस की तरफ आएंगे। लेकिन इंड एएस अपनाने के बाद अगर डीकमिशनिंग में कोई चेंज आता है तो डेफिनेटली फिर हमें उसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। करेक्ट? The entity shall measure liability at present value as per Ind AS 37। जैसे कि मैंने Ind AS अपना लिए, मान लेते हैं। करेक्ट? अब मुझे लगता है कि जो मेरी हटाने का खर्चा है, 10 साल के बाद मुझे प्लांट हटाना है और उसका खर्चा 10 लाख आएगा, तो मैं 10 लाख पर नहीं लिखूंगा उसको, मैं 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करूंगा और फिर मैं उसको प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करूंगा। लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू इंड एस 37, ये जो प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करने का कॉन्सेप्ट है, ये इंड एस 37 में कहा गया है। उसके बाद है प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने डेट ऑफ ट्रांजिशन से पहले कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज करे हुए थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट हो या लायबिलिटी हो, करेक्ट, एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उनको हम एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर एडजस्ट करेंगे। हाउएवर एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनल लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन जो होंगे उनको हम इंड एस 109 के हिसाब से करेंगे। इसका मतलब है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को अगर कोई फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी थे पहले से, तो वो तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आ जाएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है पहले से ही हैं उनको हम इंड एस 109 के हिसाब से, ये पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं, उनकी मेजरमेंट या क्लासिफिकेशन करी जाएगी। लीजेस, अभी हाल ही में इंड एस 116 आया है, और
जो कि मैंने बहुत डीपली कराया हुआ है, उसके भी तकरीबन 14 लेक्चर्स हमने यूट्यूब में भी डाले हुए हैं। ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन फर्स्ट टाइम एडॉप्टर पहले तो ये चेक करेगा कि ये जो मेरा एग्रीमेंट है, क्योंकि अब जो इंड एस 116 है वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मैंने एक एसेट आपसे लीज पर लिया है, वो कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें लीज के एग्रीमेंट हो सकते हैं। तो हमें उस अरेंजमेंट को देखना और परखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या उसमें लीज का कंपोनेंट है या नहीं। अगर है तो हमें लीजेस उसको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। इसके लिए हम राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर स्टैंडर्ड में आगे ये दिया हुआ है कि चेंजेस इन पॉलिसी। चेंजेस इन पॉलिसी का मतलब है कि अगर आप कोई चेंज इन पॉलिसी लाना चाहते हैं, जो कि नेचुरल सी चीज है, बदलते वक्त के साथ, बदलती सिचुएशन के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ हमें अपनी पॉलिसी में चेंज लाना पड़ सकता है। चेंज इन पॉलिसी में चेंज लाने ऐसे तब लाया जा सकता है, सभी को मालूम है, जब या तो स्टेच्यू में कोई चेंज आ जाए, लॉ में कोई चेंज आ जाए, या हमें लगता है कि इस पॉलिसी को अपनाने से हम अपने अकाउंट्स को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करी जाएगी वो कैसे करी जाएगी, उसके लिए इंड एस 8 का हमें ख्याल करना पड़ेगा। और इंड एस 8 हमने बहुत डीपली करा है, हमने बहुत डीपली इसमें चर्चा करी हुई है चेंज इन पॉलिसी में, क्योंकि उसमें रेट्रोस्पेक्टिव की सिचुएशन भी है। करेक्ट, तो वो ये चीजें आपको इंड एस 8 के हिसाब से करनी होंगी। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल ए नॉन फाइनेंशियल आइटम। कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल ए नॉन फाइनेंशियल आइटम। नॉन फाइनेंशियल आइटम का मतलब है, जैसे कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपसे 1000 शेयर खरीदूंगा, तो ये तो है फाइनेंशियल आइटम। लेकिन अगर मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट आपसे है कि मैं आपसे फलाना फलाना डेट को इतना गेहूं खरीदूंगा, चावल खरीदूंगा, इतना कॉपर खरीदूंगा, आयरन खरीदूंगा, स्टील खरीदूंगा, ये नॉन फाइनेंशियल आइटम्स हैं। ये बेसिकली एक तरीके से डेरिवेटिव सी है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं ना आपने। तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के दिन इस तरह के अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं नॉन फाइनेंशियल आइटम के, उनको हम फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करेंगे, और अगर उनमें कोई गेन या लॉस होगा तो उसको हम पीएनएल में ले जाएंगे। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल आपने इंड एस 105 बहुत डीपली करा हुआ है। करेक्ट। इनफैक्ट हमने जितने भी इंड एस करे हैं अपनी तरफ से बहुत डीपली और बहुत वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज रखी है, और मुझे लगता है कि हमने सबसे ज्यादा केस स्टडीज उसमें दी हुई हैं। तो कहते हैं फर्स्ट टाइम एडॉप्टर है तो वो मेजर करेगा नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एट ए लोअर ऑफ। हमको मालूम है कि ऐसे नॉन करेंट एसेट जो हमें लगता है कि हेल्ड फॉर सेल के लिए हमने रखे हुए हैं, करेक्ट, तो उनको हम मेजर करते हैं कैरिंग वैल्यू पर या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर, ऑफ कोर्स इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 105। और इंड एस 105 में हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऐसे आइटम्स को हम एट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर करते हैं। एसेट्स लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडियरी एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। अगर कोई सब्सिडियरी है और वो फर्स्ट टाइम एडॉप्टर बनती है, अगर अभी तक तुमने पेरेंट के बारे में पढ़ा था ना, अब हम सब्सिडियरी के बारे में पढ़ रहे हैं। इफ ए सब्सिडियरी बिकम फर्स्ट टाइम एडॉप्टर लेटर देन इट्स पेरेंट, यानी कि पेरेंट पहले बन गई है फर्स्ट टाइम एडॉप्टर और सब्सिडियरी बाद में बनी है, देन सब्सिडियरी शेल मेजर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आइदर at carrying amount that would be included in parent CFS, या फिर carrying amount required by Ind AS based on subsidiary's date of transition। यानी कि अगर कोई सब्सिडियरी है और वो पेरेंट के बाद Ind AS एडॉप्टर बनी है, तो एक तो उसके पास ये चॉइस है कि कंसोलिडेशन के वक्त सब्सिडियरी की कैरिंग अमाउंट को ही इस्तेमाल करा जा सकता है, या फिर कैरिंग अमाउंट हम सब्सिडियरी का ले सकते हैं डेट ऑफ ट्रांजिशन के दिन जो सब्सिडियरी ने अपने बुक्स में लिखे होंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो ये चॉइस सब्सिडियरी के पास है। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ये जो है इसका ख्याल करना होगा जब हम इंड एस अपनी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग से इंड एस की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें इंड एस 115 बहुत डीपली वाइडली पढ़ना होगा। तो इंड एस 115 के हिसाब से रेवेन्यू को ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड थे एएस 9 और एक तो था एएस 9 और एएस 7 कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन से रिलेटेड, मैं एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा इंड एस 18 भी था और 11 भी था, लेकिन इंड एस 18 और 11 मिला करके अब बेसिकली इंड एस 115 बन गए हैं। तो 115 में रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन को थोड़ा सा वाइडली एक्सप्रेस करा गया है। करेक्ट। तो पहले तो ये होता था एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, भाई मैंने आपको सामान बेचा और अगर मुझे लगता है कि मुझे आपसे पैसा मिल जाएगा और मैंने ओनरशिप आपको दे दी, तो मैं रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर लेता।
लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पहले हम ये देखेंगे 115 में कि आपके और मेरे बीच में एक एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट है, नंबर 1। मुझे पैसा मिल जाएगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन सिर्फ इस बिना पर मैं रेवेन्यू का रिकग्नाइजेशन नहीं करूंगा, जो कि मैं एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में करता था। अब मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि जो मैंने आपको सामान बेचा है या जो आपको सामान बेचने का वादा करा है या सर्विसेज देने का वादा करा है, उसकी कितनी परफॉर्मेंस मैंने कर दी है, और उस परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं रेवेन्यू का रिकग्नाइजेशन करूंगा। तो अब रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन जो होगा इंड एस 115 के हिसाब से होगा। अब मैंने कहा था, अब बिल्कुल हम लास्ट स्टेजेस में इस स्टैंडर्ड के आ गए हैं। मैंने कहा था बिल्कुल लास्ट तक आपको रहना होगा। ये जो मैं केस स्टडीज अब करूंगा, ये 3 या 4 केस स्टडीज हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत ध्यान से करें, क्योंकि डेफिनेटली इनमें से कोई केस स्टडी जो है वो जो है एग्जामिनेशन में स्ट्राइक कर सकती है। अब कैसे दिया है देखो ध्यान से, कोई फिक्स्ड एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट लिखा है मैंने, कोई एंटिटी है, और हम मान लेते हैं कि उस एंटिटी ने अपनी अभी तक की जो अकाउंटिंग करी है वो एएस के हिसाब से करी है, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करी है, उसके प्रीवियस गैप्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड हैं। उन्होंने अपनी बुक्स में प्रॉप फिक्स्ड एसेट, क्योंकि पहले हम एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में फिक्स्ड एसेट ही लिखते थे, 134,50,000 है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू। कहते हैं फॉलोइंग गैप डिफरेंसेस were determined या आइडेंटिफाइड बाय द एंटिटी ऑन फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड एस। अब जब इस एंटिटी ने फर्स्ट टाइम इंड एस को एडॉप्ट करा तो उसको कुछ डिफरेंसेस नजर आए। क्या डिफरेंस नजर आया? कहता है फिक्स्ड एसेट कंप्राइज लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस कॉस्टिंग 4,50,000। अब मेरा रफ पेपर का है, थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। वो क्या कहता है, एंटिटी ने जो फिक्स्ड एसेट है 134,50,000 पर लिखा हुआ है, ये कंपनी ने एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा हुआ है। अब एंटिटी इंड एस को फॉलो कर रही है, इंड एस को एडॉप्ट कर रही है। अब जब मैं इंड एस को एडॉप्ट करूंगा तो जाहिर है कि मुझे इंड एस के हिसाब से फिर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब हमने ये देखा कि ये जो फिक्स्ड एसेट हमने लिखा हुआ है एएस के हिसाब से, इसके अंदर एक क्या था, वो कहता है फिक्स्ड एसेट कंप्राइज लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। वो कहता है इसके अंदर एक लैंड है, इस फिक्स्ड एसेट के अंदर एक लैंड है जो कि 4,50,000 की है, और इस लैंड को जो हमने रखा हुआ है वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, पहले तो आपको इंड एस, जो इंड एस 1 पढ़ना चाहिए ना, वो बाकी सारे स्टैंडर्ड के बाद पढ़ना चाहिए। पहले तो ये बात ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको इंड एस 40 की जानकारी होनी चाहिए। मैंने इंड एस 40 जिसका कि ताल्लुक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से है, मैंने उसमें आपको बताया था, अगर मैंने कोई एसेट रखा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रखा है, और मेरा पर्पस है कैपिटल एप्रिसिएशन अर्न करना या उससे कुछ रेंटल इनकम अर्न करना, कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल इनकम अर्न करना, तो ऐसे एसेट को हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानते हैं इंड एस 40 के हिसाब से। तो ये एसेट जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जाएगा और इसको हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं इंड एस के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो जब मैं इंड एस के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्या होगा कि जो ये फिक्स्ड एसेट मैंने यहां पर लिखा है 134,50,000 का, पहले तो मैं इसमें से 4,50,000 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे को अलग से दिखानी पड़ेगी। यानी कि टेक्निकली अगर मैं 430 माइनस करूंगा तो 130 लाख पर मेरे को फिक्स्ड एसेट अब ये इंड एस के हिसाब से नजर आएंगे। करेक्ट, ये तो मैंने एएस के हिसाब से लिखा हुआ था। अब इंड एस के हिसाब से जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो फिक्स्ड एसेट 130 के नजर आएंगे, और एक नया एसेट मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 4,50,000। 4,50,000 बात समझ में आ गई? यानी कि ये तुम्हें इसमें बताना है। आगे कहते हैं, फिर उसने आगे क्या कहा, कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ 1 लाख वर 1 लाख were capitalized to fixed asset on which accumulated depreciation recognized was 40,000. Entity wants to continue the policy. अब इस लाइन को अगर आप ध्यान से तभी पढ़ेंगे, तभी समझ पाएंगे, अगर आपने जो अभी तक का मेरा डिस्कशन था उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हो या सुना हो। मैंने आपसे कहा था AS11 में एंटिटी के पास एक चॉइस होती थी। अगर मैंने लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम्स के थ्रू
कोई डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा है, डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल आइटम मैंने खरीदा है, तो उस केस में मेरे पास चॉइस होती थी कि जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा या लॉस या गेन जो आएगा एक्सचेंज डिफरेंस का, उसको मैं सीधा उस एसेट में एडजस्ट कर सकता हूँ, एसेट को डेबिट या क्रेडिट कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो वो कहता है कि 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस आया था, एक्सचेंज डिफरेंस, अब नफा था या नुकसान उसको छोड़ो, जो भी डिफरेंस आया था, वो कहता है कि हमने उसको फिक्स्ड एसेट में ही एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी पुरानी पॉलिसी थी आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो। तो इसका मतलब 134,50,000 जो ये एसेट दिया हुआ है, इसके अंदर ये 1 लाख ऑलरेडी इंक्लूड होंगे, तो इसलिए आपको अब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। फिर उसके बाद उसने कहा management intends to adopt deemed cost exemption of using gap carrying value as deemed cost as at date of transition with respect to investment property। अब देखो यहां पर इस पॉइंट को समझने के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया, आपका सॉल्यूशन ये है। इंडेस के हिसाब से आप नॉन करंट एसेट लिखेंगे, पहले तो फिक्स्ड एसेट की बजाय आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखेंगे, उसके अंदर आप फिक्स्ड एसेट लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू प्रीवियसली आपने 134,50,000 की लिखी थी, अब आपने एडजस्टमेंट करी 4.5 लाख माइनस करे, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो 130 लाख इंड एस के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू आएगी। अब बात आई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो अब एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कि पहले आपकी नहीं थी, अब 4,50,000 के रूप में आ जाएगी। लेकिन टेक्निकली इंड एस कहता है कि किसी भी एसेट को आप लिखेंगे तो तब आप फेयर वैल्यू का यूज करेंगे। तो एक तो तरीका यह है कि मैं इसकी फेयर वैल्यू देखूं मार्केट में, मान लेते हैं फेयर वैल्यू 5 लाख है, तो मैं इसको 5 लाख पे लिखता और 50,000 का जो गेन होता उसको मैं रिटेन अर्निंग में क्रेडिट कर देता। एक तो ये तरीका था, लेकिन मैंने ये डिसाइड करा कि जो मेरी पुरानी कॉस्ट थी, भाई पुरानी कॉस्ट इस आइटम की 4.5 लाख ही तो थी, बस ये था कि हमने इसको फिक्स्ड एसेट के रूप में नहीं लिखा, अब इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रूप में लिखा। तो अब मैं इसको 4,50,000 वो पुरानी कॉस्ट को ही अपनी डीम्ड कॉस्ट मान सकता हूं और इसी कॉस्ट पे लिख सकता हूं, और अब यही इसकी फेयर वैल्यू कंसीडर करी जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है बेहद स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। करेक्ट। ये मैं कह रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट तक आपको साथ में रहना है। अगला पॉइंट क्या है? केस 20 कहते हैं इन्वेस्टमेंट हमने करी है एस लिमिटेड में, ये एस लिमिटेड है, ठीक है, एस लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 48 lakhs की। कहता है कंपनी हैड मेड इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड फॉर 48 lakhs, हमने 48 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है, डेट कैरीड फेयर वैल्यू ऑफ 68 लाख एज एट ट्रांजेक्शन डेट। कंपनी इंटेंड्स टू रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू, कंपनी चाहती तो उसको 48 लाख पर लिखने की पॉलिसी को आगे बढ़ा सकती थी, कि कंपनी के पास ऑप्शनल एग्जम्पशन मौजूद है, लेकिन कंपनी ने यहां पर डिसाइड करा कि हम अब फेयर वैल्यू को अडॉप्ट करेंगे। अब इसके अडॉप्ट करने से क्या होगा, जस्ट पहले मैं आपको एक रफ शीट के जरिए समझाऊं, चलो यही ठीक है। अभी तक जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने 48 lakhs की करी हुई है अभी तक। अब इस हमने डिसाइड करा हम इसको फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे, वैसे अभी आंसर तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दे दिया था। अगर मैं इसको फेयर वैल्यू पे ले जाऊंगा तो इसमें 20 का गेन हो जाएगा, वो मैंने आपको दे ही दिया था। तो न्यू बैलेंस शीट में 48 प्लस 20 68 लाख पर अब ये इन्वेस्टमेंट नजर आएंगी। उसके अलावा जो मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं या अदर इक्विटी का जो ये आइटम होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, ये अब 20 लाख का इसमें बैलेंस आ जाएगा। इजंट इट और नॉट? तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। शीट नंबर 17 इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 48 लाख प्रीवियस, इसमें आपने एडजस्टमेंट 20 लाख की करी, इंड एस के हिसाब से इसकी वैल्यू 68 लाख पर आ गई। और फिर लायबिलिटी साइड की तरफ आप अदर इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स लिखेंगे, और रिटेन्ड अर्निंग्स में अब 20 लाख का बैलेंस आ गया, एडजस्टमेंट हुई, और आउटर कॉलम में 20 लाख। केस स्टडी 20 में 22 स्ट्रॉन्ग केस स्टडी है, उसमें क्या कहता है, जीएसटी डेफरल लोन 60 lakhs का आपने लिया है, जीएसटी डेफरल लोन। Loan was obtained for setting up a business in backward region, repayable in full after 5 years। जीएसटी डेफरल लोन का मतलब ये जो लोन लिया है इस पे जीएसटी वगैरह नहीं लगेगी, शायद इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आपने ये किसी बैकवर्ड रीजन के को डेवलप करने के पर्पज से ये लोन लिया हुआ है। आप एक बैकवर्ड रीजन में बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, रीपेबल इन फुल, लेकिन आपको ये पूरा लोन रीपे करना है, 5 years के बाद करना है। वो कहते हैं एज एट द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लोन द फेयर वैल्यू ऑफ लोन इज रुपीज 40 लाख।
अब वो कहता है लोन की जो फेयर वैल्यू है ना 40 लाख है। अगर आपने इंड एस 20 बहुत ध्यान से करा है अब, तो इंड एस 20 में मैंने आपको ये बताया था, इंड एस 20 में अगर आपने ये करा है, पता नहीं करा है या नहीं करा आपने, छोड़ो खैर, मैंने एक लोन लिया हुआ है, ठीक है। शीट्स जरा मैं एक मिनट एडजस्ट कर लूँ, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही हैं। आपने एक लोन लिया है, कितने का लोन लिया है? 60 लाख का। इंड एस 20 में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक लोन के अंदर भी ग्रांट के एलिमेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जो ये लोन आपने लिया है, सॉरी 60 का 20 का 60 लाख का लोन लिया है, और लोन के अंदर भी मैंने कहा ग्रांट के एलिमेंट हो सकते हैं। होता क्या है कि जिस तारीख को हमने लोन ली, तो इंड एस कहता है पहले तो आप क्या करो, इस लोन की जो आपने रीपेमेंट करनी है उसकी फेयर वैल्यू कंप्यूट करो। तो 60 लाख रुपए मैंने 5 इयर्स के बाद पे करने, मैंने प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करी, तो मुझे पता लगा कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 40 लैक्स की है। तो मैं इसमें 40 लैक्स लिखूंगा। इसका मतलब है बेसिकली ये लोन भले ही मेरा 60 लाख का है और मुझे चुकाने भी 60 लाख है, लेकिन 60 लाख मुझे 5 साल में चुकाने हैं। तो टेक्निकली इन रियल टर्म्स मेरे लिए लायबिलिटी जो है लोन के रूप में वो 40 लाख की ही होगी, क्योंकि रियल टर्म्स में मैं 60 लाख नहीं दे रहा, वो तो मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में दे रहा हूँ, रियलिटी में तो मैं 40 लाख ही दे रहा हूँ। तो टेक्निकली ये तो आपकी लायबिलिटी है, और स्टैंडर्ड इसको आपका फायदा मान रहा है, और इस फायदे को हम ग्रांट कहते हैं। ये समझ में आया? इसको डायरेक्टली इक्विटी में मत ले जाना, ये आपका ग्रांट है, ये ग्रांट माना जाता है। 20 लाख आपकी गवर्नमेंट ग्रांट मानी जाएंगी। तो आप जब अपनी लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट जब आप इंड एस के हिसाब से बनाएंगे, तो आपका डेफरल लोन जो है अब वो बेसिकली 40 लाख पर आएगा, और 20 लाख आपका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में आ जाएगा। ये मैंने इसका सॉल्यूशन कहीं करा होगा, ये देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, ये था। तो लायबिलिटी साइड में डेफरल लोन 60 लाख में से एडजस्टमेंट करी 20 लाख की, माइनस करे तो अब 40 लाख पर ही आएगा, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो है एडजस्टमेंट के रूप में 20 लाख और आउटर कॉलम में 20 लाख आएगा। करेक्ट? ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। फिर कहता है 23 क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस। क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस का मतलब पता है? इसका मतलब हम नॉन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव जहां भी वर्ड आ जाता है। क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस आपको 1 लाख का दिया है, और यहां बता भी दिया है कि कंपनी हैड ए नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच एंड इज अडॉप्टिंग इंड एस फर्स्ट टाइम। तो यहां आपको कुछ नहीं करना, बस यहां आपको रूल मालूम होना चाहिए। कहता है कंपनी की कोई नॉन इंटीग्रल ब्रांच थी, नॉन इंटीग्रल ब्रांच से एक्सचेंज ट्रांसलेशन के थ्रू, जब ट्रांसलेशन के थ्रू एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से जो डिफरेंस आया वो आपने कहां डाला होगा? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डाला होगा। अब आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड ये कहता है जो पुरानी बैलेंस शीट में आपका क्यूमुलेटेड ट्रांसलेशन डिफरेंस नजर आ रहा होगा 1 लाख, उसको आप एलिमिनेट कर दो। जब आप इंड एस अडॉप्ट करोगे तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट का क्या मतलब है? एलिमिनेट का बहुत से लोग मतलब नहीं समझ पाते हैं। पहले तो क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये पैसा हमने फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डाला हुआ है। इसका मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख रुपए का। ठीक है, ये 1 लाख रुपए का बैलेंस है। अब मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूं। एलिमिनेट का मतलब मुझे इस अकाउंट को हटाना है। भाई अकाउंट तो हट गया, मैं अमाउंट को थोड़ी हटा सकता हूं। इसका मतलब है इस अकाउंट को हटा करके इसकी जगह में रिटेन्ड अर्निंग्स लिख दूंगा, तो ये एलिमिनेट हो गया सिंपल वर्ड्स में। अब आम बोलचाल की भाषा में हम इसको बोलेंगे कि ये अकाउंट जो है इसको खत्म कर दिया, इसकी जगह पर हम रिटेन्ड अर्निंग्स ले आए। इसका मतलब ये जो बैलेंस है हमने रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया। बस ये एडजस्टमेंट आपको करनी है। तो इसीलिए क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन 1 लाख था, उसमें से 1 लाख आपने हटा दिए जीरो, और उसकी जगह पर रिटेन्ड अर्निंग सब आ जाएंगी जो कि अदर इक्विटी का पार्ट है, 1 लाख आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो आउटर कॉलम में 1 लाख, ये तो एडजस्टमेंट हो रही है ना, ये 1 लाख हटा रहे हैं, यहां आ रहा है। तो जो 1 लाख का बैलेंस था, क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन जीरो हो गया, और ये अब 1 लाख पर आ गया। एक लास्ट केस स्टडी, फिर इसके साथ ये खत्म है। लास्ट केस स्टडी में क्या कहता है? केस स्टडी 24, तो नियर अबाउट 24 केस स्टडीज हमने कवर करी हैं। कहता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिजर्व है, इसको शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व भी तुम कह सकते हो। कंपनी हैड ग्रांटेड 1000 ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉयज, आउट ऑफ विच 800 ऑप्शन हैव ऑलरेडी वेस्टेड। 1000 में से 800 ऑप्शंस ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। कंपनी रिकॉग्नाइज 12,000 टूवर्ड्स वेस्टेड ऑप्शंस एंड 8,000 फॉर अनवेस्टेड ऑप्शन। कहते हैं
कंपनी ने 1000 शेयर्स देने का वादा करा होगा सिंप्लिसिटी के लिए, उसमें से 800 ऑप्शन वेस्ट हो चुके हैं। यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं या जो लोग भी हैं जिनको भी हमने ये ऑप्शंस ग्रांट करे हैं, वो 800 ऑप्शंस तो अब एम्प्लॉइज या जिनको हमने ग्रांट करे उनका अधिकार बन गया है कि वो ये ऑप्शंस हमसे ले सकते हैं। और वो कहते हैं कंपनी ने कुछ खर्चे रिकॉग्नाइज करे हैं। जब हम ऑप्शंस देते हैं तो नेचुरल हमारे खर्चे होते हैं। तो कहते हैं 12,000 के खर्चे हमने रिकॉग्नाइज करे हैं वेस्टेड के लिए, जो वेस्ट हो चुके हैं, और 8,000 के खर्चे हमने रिकॉग्नाइज करे हैं जो अनवेस्टेड हैं। अब कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस वेस्टेड, जो ऑप्शन वेस्ट हो गए हैं उनकी जो फेयर वैल्यू है वो 15,000 है, एंड 9,000 फॉर द ऑप्शन स्टिल टू बी वेस्टेड। कहता है जो ऑप्शन वेस्ट हो गए हैं उनकी तो फेयर वैल्यू 15,000 है, और जो ऑप्शन वेस्ट होने वाले हैं उनकी जो फेयर वैल्यू है वो 9,000 रुपीज की है। अब जरा यहां पर समझने की कोशिश करो। एग्जम्पशन इज अवेलेबल नॉट फॉर नॉट रीस्टेटिंग अकाउंटिंग as previous gap for options that have already vested prior to the date of transition। वो कहते हैं आपके पास कोई एग्जम्पशन नहीं है उन ऑप्शंस के लिए जो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं डेट ऑफ ट्रांजिशन से पहले। यानी कि जैसे आप पहले अकाउंटिंग कर रहे थे वो अकाउंटिंग आप करते रहो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन डेट ऑफ ट्रांजिशन के बाद वेस्ट होंगे शेल हैव टू बी एज पर इंड AS 102। ऑप्शन स्टिल टू बी वेस्टेड 200, क्योंकि 200 ऑप्शन है जो अभी वेस्ट होने वाले हैं। और कहते हैं 200 ऑप्शंस के लिए आपने अभी तक जो खर्चे रिकॉग्नाइज करे हैं प्रीवियस गैप के हिसाब से 8,000 करे हैं, लेकिन उनकी फेयर वैल्यू 9,000 है। बिकॉज इनकी फेयर वैल्यू 9,000 है तो आपको 1,000 से रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा ना। अब आप रिजर्व जब बढ़ाएंगे, आपको याद है ना, आप एंट्री लिखते थे इंड AS 102 में एम्प्लॉइज शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, और पहले हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन लिखते थे, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिजर्व या शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू इक्विटी अकाउंट। तो इसका मतलब मैंने जो 20,000 का मेरा जो बैलेंस नजर आ रहा है, हालांकि ये तो एग्जिस्टिंग बैलेंस है ना 20,000 का, ये 20,000 का एग्जिस्टिंग बैलेंस है। ये जो 20,000 का बैलेंस है टेक्निकली इसमें 12,000 तो वेस्टेड के खिलाफ है और 8,000 अनवेस्टेड के खिलाफ है, जो ऑप्शन अभी वेस्ट होने वाले हैं। लेकिन कहता है जो 8,000 यानी कि ये जो 12,000 का बैलेंस है, बेसिकली 12,000 का तो बनाया जो वेस्ट हो चुके हैं, और जो 8,000 हैं जो अनवेस्टेड हैं ये उनके लिए है। करेक्ट। अब वो कहते हैं जो 8,000 हैं बिकॉज ये डेट ऑफ ट्रांजिशन के बाद वेस्ट होंगे, इनकी फेयर वैल्यू 9,000 पर आ गई, तो मुझे इसको 1,000 से बढ़ाना पड़ेगा। 1,000 से बढ़ाने का मतलब है क्योंकि मैं रिजर्व बढ़ा रहा हूं तो ये मेरे लिए नुकसान है। तो 1,000 से ये रिजर्व पहले तो बढ़ गया, इसलिए अब आपका बैलेंस 21,000 आ जाएगा, लेकिन आपको ये नुकसान है इसलिए आपकी रिटेन अर्निंग 1,000 से कम हो जाएगी। तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव बेस पर इंड AS 101। हमने एक एक केस स्टडी, और इवन जो केस स्टडी एग्जाम्पल के रूप में दी है और टेस्ट फॉर योर नॉलेज के रूप में भी दी हुई है, हमने उसको भी इसमें कवर करा है। और लास्ट की जो 4 केस स्टडीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे ये एफर्ट्स में आपकी एटलीस्ट कुछ एक्सपेक्टेशंस पर आए होंगे। वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू हैव योर फीडबैक्स, और हर एक की फीडबैक्स हमें मिलनी चाहिए, देन ओनली वी गेट प्रोपेल्ड, और हमारे में भी झील आती है देन टू गिव लिटिल बिट मोर टू यू। So on such count, we take leave of you, and it's a lovely, lovely goodbye from here in Delhi.